ओवेरीज यूटेरस के दोनों साइड एक पंख की तरह होते हैं जो कोई भी फीमेल कोई भी लड़की को मां बनने का एहसास दिलाता है। अम्पुला वही जगह है, ठीक है ना, जहां पे अम्पुला में प्रेजेंट ट्यूबल फ्लूइड क्या करता है, इसको एक महफिल की तरह सजाता है। यूटेरस वही जगह है जहां पे एक नई जिंदगी पहली बार सांस लेती है। यूटेरस वही जगह है जहां पे एक नई जिंदगी का हार्ट बीट पहली बार धड़कता है। यह एक मां के गर्भ का पहला ताज होता है। यह मां के गर्भ का क्या होता है, ताज होता है। और यूटेरस में पल रही जो नई जिंदगी है उसकी पहली छत होती है। जगह है जहां पे एक मां क्या करती है, अपने प्यार लिक्विड फॉर्म में निकालती है, अपने प्यार को लिक्विड फॉर्म में निकालती है। हर जिंदगी की शुरुआत होती है एक कहानी से, पर वह कहानी लिखी जाती है कहीं और, एक ऐसी जगह जहां वह जिंदगी अपनी पहली सांस लेती है। और उस जगह को हम बोलते हैं द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हेलो छुटकू एंड छुटकियों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बूस्टर बोर्ड में। छुटकू एंड छुटकियों, आज के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग जानेंगे। यह टॉपिक आपके एग्जाम के पर्पस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस सिस्टम को बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझने की कोशिश करते हैं। छुटकू एंड छुटकियों, यदि आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वह सिस्टम होता है जहां में फीमेल के सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन शामिल होते हैं। यदि आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जानोगे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। और पहला पार्ट्स में शामिल होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या शामिल होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और यदि दूसरे पार्ट में बात करेंगे तो दूसरे पार्ट होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। कौन होते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आपका होते हैं ओवेरीज। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आपके शामिल होते हैं ओवेरीज। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को चार भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग में होता है एक्सेसरी डक्ट। एक्सेसरी डक्ट, और एक्सेसरी डक्ट में शामिल होते हैं आपका फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब शामिल होते हैं। उसके बाद होता है यूटेरस। यूटेरस होते हैं। उसके बाद यदि बात करेंगे तो उसके बाद होते हैं आपका वेजाइना होता है। दूसरा नंबर में यदि बात करते हैं तो दूसरा नंबर में आपका होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। और यदि तीसरा नंबर में बात करते हैं तो तीसरा नंबर में शामिल होते हैं एक्सेसरी ग्लैंड शामिल होते हैं। एक्सेसरी ग्लैंड होते हैं। और यदि चौथा नंबर में बात करते हैं तो चौथा नंबर में आपका शामिल होता है मेमोरी ग्लैंड। कौन शामिल होते हैं? मेमोरी ग्लैंड शामिल होते हैं। तो यह है आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव के पार्ट्स है। अब चलिए इन सारे पार्ट्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक करके डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ओवेरीज। क्या नाम है? ओवेरीज है। यदि हम ओवेरीज की बात करते हैं, ओवेरीज, तो याद रखिए यह जो ओवेरीज है, यह केवल एक ऑर्गन नहीं है। यह जो ओवेरीज है यह केवल ऑर्गन नहीं है बल्कि एक सिंबल है केयर, क्रिएशन और कंटिन्यूएशन का, जहां पे एक जिंदगी अपनी पहली सांस लेती है। ओवेरीज होते हैं यह यूटेरस के दोनों साइड लोअर एब्डोमिनल कैविटी में पेल्विक वॉल से जुड़े होते हैं। ये ओवेरीज यूटेरस के दोनों साइड एक पंख की तरह होते हैं जो कोई भी फीमेल कोई भी लड़की को मां बनने का एहसास दिलाता है। यह ओवेरीज का यदि बात करते हैं तो ओवेरीज जो होते हैं वह आलमंड शेप में होते हैं। आलमंड शेप के होते हैं। इसके यदि लेंथ का बात करेंगे तो लेंथ 2 to 4 सेंटीमीटर होता है। और ब्रेथ का यदि बात करते हैं तो ब्रेथ 1 to 2 सेंटीमीटर तक होता है। यदि आप ओवेरीज के स्ट्रक्चर को देखोगे, यदि आप ओवेरीज के स्ट्रक्चर को देखोगे तो ओवेरीज के स्ट्रक्चर जनरली इस तरह होते हैं। ओवेरीज के स्ट्रक्चर जनरली इस तरह होते हैं। और ओवेरीज के अंदर आप देखोगे तो ओवेरीज के अंदर आपका कुछ इस टाइप का दिखाई पड़ेगा।
ये जो ओवेरी के स्ट्रक्चर है, ओवेरी के बाहरी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ओवेरियन एपिथेलियम बोलते हैं, ओवेरियन एपिथेलियम बोलते हैं। और इसके जो अंदर वाला जो पार्ट्स है, ये जो अंदर वाला पार्ट्स है, पूरा पार्ट्स को हम बोलते हैं ओवेरियन स्टोरमा बोलते हैं, ओवेरियन स्ट्रोमा बोलते हैं। और यह जो ओवेरियन स्ट्रोमा होता है, इसके दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। एक को बोलते हैं हम पेरीफेरल कॉर्टेक्स बोलते हैं, पेरीफेरल कॉर्टेक्स बोलते हैं, और दूसरे को हम बोलते हैं मेडुला बोलते हैं। यदि आप स्ट्रक्चर में ध्यान से देखोगे तो यह जो पार्ट होता है, यही पार्ट आपका होता है पेरीफेरल, पेरीफेरल कॉर्टेक्स होता है। और यह जो अंदर वाला जो पार्ट्स आपका दिख रहा है, इसी को हम बोलते हैं मेडुला बोलते हैं। और आप यदि इसको देखोगे ध्यान से तो मेडुला में यह जो है यानी पेरिफेरल कॉर्टेक्स में यहाँ पे जुड़े होते हैं कुछ गोल लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं फॉलिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉलिकल्स बोलते हैं, फॉलिकल्स बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यह जो ओवेरियन एपिथेलियम है, यह जो ओवेरियन एपिथेलियम है, यह क्या करता है? यह ओवरी का बाहरी एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, जो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोटेक्शन करने में मदद करता है। अब यदि यहाँ पे बात करेंगे इसके ओवेरियन स्ट्रोमा का बात करेंगे, तो ओवेरियन स्ट्रोमा में आपका होता है पेरिफेरल कॉर्टेक्स, इसको हम बोलते हैं पेरिफेरल कॉर्टेक्स बोलते हैं। जी हाँ, यह पेरिफेरल कॉर्टेक्स वही जगह है जहां पे फॉलिकल्स के अंदर क्या होते हैं, जहां पे फॉलिकल्स जुड़े होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं, और वो फॉलिकल्स के अंदर जिंदगी बनने वाली एक नई बीज का जन्म होता है, जिसका नाम है ओवम। यानी फॉलिकल के अंदर ही क्या होता है? आपका ओवम होता है। क्या होता है? आपका ओवम का डेवलपमेंट होता है यही फॉलिकल के अंदर। और यदि हम बात करेंगे मेडुला का, तो मेडुला वह ऑर्गन है जिसके पास, जिसमें क्या जुड़े होते हैं? ब्लड वेसल्स जुड़े होते हैं, जिसके पास नर्व्स जुड़े होते हैं। और यह ब्लड वेसल्स और नर्व्स क्या करता है? इसकी फॉलिकल्स तक, जो अंदर बन रहे ओवम तक क्या करता है? ब्लड पहुंचाने का काम करता है। और यहाँ पे जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो हार्मोन्स को क्या करता है? वो हार्मोन्स कितना रिलीज होना है कि नहीं रिलीज होना है, वह नर्व्स के द्वारा हमारे ब्रेन तक सिग्नल देने का काम करता है। यानी हम बोल सकते हैं कि यह जो मेडुला जो होता है, बहुत ही शांति से अपना काम को करते रहता है। जिस तरह एक माँ अपने घर को अच्छे से अकेले संभाल के रखती है, लेकिन उनका क्रेडिट कोई और ले जाता है, वही हाल मेडुला का भी होता है। तो यदि आप यहाँ पे देखोगे फॉलिकल्स में क्या डेवलप होते हैं? ओवम डेवलप होते हैं। और क्या होता है? यहाँ से फॉलिकल्स क्या करते हैं? अपने आप को ब्रस्ट करके यह ओवम को बाहर निकालता है। तो ओवम के रिलीज होने का जो प्रोसेस है, एंड द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ ओवम बाय द ओवेरी, दैट आर कॉल्ड ओव्यूलेशन। यानी उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन के नाम से हम जानते हैं। आप यदि यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यह फॉलिकल्स से जब ओवम बाहर निकल जाता है, तो यह फॉलिकल्स क्या होता है? बच जाता है। फॉलिकल्स क्या हो जाता है? बच जाता है। और वह बचे हुए जो फॉलिकल्स होते हैं, बचे हुए जो फॉलिकल्स होते हैं, उस फॉलिकल्स को बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटम बोलते हैं। और यही कॉर्पस ल्यूटम से क्या करते हैं? दो हार्मोन का रिलीज होता है, दो हार्मोन का रिलीज होता है। पहला हार्मोन को बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बोलते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बोलते हैं। और दूसरे हार्मोन को बोलते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन बोलते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि ये दो वही हार्मोन हैं जो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से अपना काम करता है। यानी हम बात करेंगे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वह हार्मोन है जो यूटेरस में जो यूरेट्रिन लाइन जो बनते हैं, यूटेरस में यूटेरिन जो लाइन बनते हैं, वह लाइन को स्ट्रॉन्ग करता है।
क्यों क्यों स्ट्रॉन्ग करता है? क्योंकि यह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जानता है कि वही यूटेरस में जहां एक नई जिंदगी का डेवलपमेंट होगा, जहां एक नई जिंदगी आके अपना बसेरा डालेगा, तो वह नई जिंदगी के बसेरा होने में जो वहां के लाइन जो होंगे, वहां के जो लेयर होंगे, वह कमजोर नहीं होना चाहिए। इसी कारण वह लेयर को वह बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है, उसको प्रोटेक्टिव बनाता है, ताकि वह जो यूटेरिन लाइन जो है, वह यूटेरिन लाइन वहां से टूट ना सके, वह वहां से भ्रष्ट ना हो सके। तो यही वह क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उसको स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है। और एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है, यह एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, वह यूटेरिन लाइन यानी जो यूटेरस में जो जगह है, उस जगह को संवारता है, सजाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि उसको मोटा करने का काम करता है, वहां पे ज्यादा से ज्यादा ब्लड्स लाने का काम करता है। ठीक है। और एस्ट्रोजन हार्मोन हम बोल सकते हैं कि उसको क्या करता है, नरमाहट देने का काम करता है, उसमें नरमी पैदा करने की कोशिश करता है। और एस्ट्रोजन हार्मोन का और बात करें तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है, इस एस्ट्रोजन हार्मोन को हम सेकेंडरी सेक्स हार्मोन के भी नाम से हम जानते हैं, इसको सेकेंडरी सेक्स हार्मोन के भी नाम से जानते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि पबर्टी के टाइम एक गर्ल्स में जो चेंजेस देखने के लिए मिलता है, चाहे डिफरेंट ऑर्गन में हेयर का बात करें, या तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट का बात करें, वॉइस में चेंजिंग का बात करें, हिप में चेंजिंग का बात करें, तो जितने बॉडी में उनके चेंज होते हैं वह यही हार्मोन के वजह से होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन के नाम से हम जानते हैं। तो बात समझ में आया? तो यहाँ पे क्या हुआ, फॉलिकल्स में ओवम निकला, फॉलिकल्स के बचे हुए पार्ट को कॉर्पस ल्यूटियम बोले। कॉर्पस ल्यूटियम के क्या हो गए, दो हार्मोन्स यहाँ से रिलीज होते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होते हैं। ठीक है, ये सबका अपना अपना काम होता है, जो भी हमने आपको बताया। अब चलिए हम बात करते हैं इसके आगे के प्रोसेस के बारे में। अब आगे यदि हम देखेंगे, यदि हम आगे की ओर देखते हैं, तो यहाँ पे अब हम लोग जाते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में। कहां पे जाते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में जाते हैं। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का पहला पार्ट एक्सेसरी डक्ट में शामिल है फैलोपियन ट्यूब। क्या शामिल है, फैलोपियन ट्यूब शामिल है। अब इस फैलोपियन ट्यूब के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, यह फैलोपियन ट्यूब वही डक्ट है, वही ऑर्गन है जहां पे ओवम और स्पर्म का मिलन होता है। यह फैलोपियन ट्यूब वही जगह है जहां ओवम अपने मंजिल की ओर अपने कहानी लिखने के लिए जाती है। यदि हम फैलोपियन ट्यूब का बात करेंगे तो फैलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। आप यदि फैलोपियन ट्यूब के बारे में बात करते हो तो फैलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। यही जुड़े होते हैं, आपका ओवेरी जुड़े होते हैं। क्या जुड़े होते हैं, ओवेरी जुड़े होते हैं। और यह जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम फिम्ब्रियई के नाम से हम जानते हैं, इसको हम फिम्ब्रियई के नाम से जानते हैं। और यह जो थोड़ा फुला हुआ पार्ट दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं इनफंडीबुलम के नाम से हम जानते हैं, इनफंडीबुलम के नाम से हम जानते हैं। और यहाँ का यदि बात करते हैं बीच वाला पार्ट का, तो इसको हम बोलते हैं एम्पुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं। और इस एंड पार्ट को हम बोलते हैं इस्थुमस बोलते हैं, इस्थुमस बोलते हैं। यदि आप फैलोपियन ट्यूब को ध्यान से देखोगे तो यह फैलोपियन ट्यूब में जो फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर है, यह फिंगर लाइक स्ट्रक्चर यानी फिम्ब्रियई क्या करता है कि ओवेरी में जो प्रोड्यूस ओवम है, उसको बहुत ही प्यार से उसको वहां से अपने हाथ लाइक स्ट्रक्चर वहां से उठाता है, और उठा के फिर फंडिबुलम से होते हुए यहाँ पे जाता है। कहाँ जाता है, एम्पुला में जाता है। यानी एम्पुला वही जगह है, वही जगह है,
ठीक है ना, जहां पे एम्पुला में प्रेजेंट ट्यूबल फ्लूइड क्या करता है, इसको एक महफिल की तरह सजाता है। यानी ट्यूबल फ्लूइड जो होते हैं, जो एम्पुला में सीक्रेट होते हैं, वो ट्यूबल फ्लूइड में क्या शामिल होते हैं, आपके बहुत कुछ शामिल होते हैं, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, एमिनो एसिड्स, सारे चीज जो शामिल होते हैं, जो यहाँ पे प्रेजेंट जो आपका ओवम है और इधर से जो आया आता हुआ जो स्पर्म होता है, उन दोनों के लिए यह नरिशमेंट तथा प्रोटेक्शन का काम करता है। जी हाँ, एम्पुला वही जगह है जहां पे क्या होता है, ओवम और स्पर्म का आपस में मिलन होता है। यानी हम बोल सकते हैं कि एम्पुला में ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। यानी आपका क्वेश्चन यदि आएगा कि फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में के किस पार्ट में होता है, तो आपको क्या बोलना है, एम्पुला के पार्ट में होता है। यानी यहाँ पे क्या करता है, एक ओवम आके यहाँ पे रुकता है, वह अपने मंजिल से मिलने के लिए तरस रहा होता है, वह इंतजार करता है कि कब स्पर्म आएगा, कब हमसे मिलेगा और हम दोनों मिलके फर्टिलाइज होंगे। और जब फर्टिलाइज होंगे तभी तो एक नई जिंदगी आएगी, ठीक है ना। तो यह इंतजार करता है और यह इधर से स्पर्म आता है और इससे मिलता है, ठीक है ना। और दोनों क्या करते हैं, आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं। और जब यह फर्टिलाइज हो जाता है तो इसके बाद यह आगे बढ़ता है और इस थीमस के द्वारा फिर कहां चल जाता है, यूटेरस में चल जाता है। कहां चल जाता है, यूटेरस में चल जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरा पार्ट यूटेरस के बारे में। यदि हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, यदि हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हम पहला पार्ट सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के पहला पार्ट एक्सेसरी ग्लैंड में शामिल होते हैं यूटेरस। क्या शामिल होते हैं, यूटेरस शामिल होते हैं। जी हाँ, यूटेरस वही जगह है, वही घर है जहां एक नई जिंदगी बढ़ती है, नई जिंदगी का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। यूटेरस वही जगह है जहां पे एक नई जिंदगी पहली बार सांस लेती है। यूटेरस वही जगह है जहां पे एक नई जिंदगी का हार्ट बीट पहली बार धड़कता है। यानी कह सकते हैं कि यूटेरस वही जगह है जहां वह नई जिंदगी का जो दिल है पहली बार वहीं पे धड़कता है। तो यदि हम यूटेरस का बात करते हैं तो यूटेरस का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। यूटेरस का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है जो आपको देखने के लिए मिलेगा। यदि हम देखते हैं तो यूटेरस कुछ इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। यूटेरस क्या होते हैं, कुछ इस प्रकार से होते हैं। यह जो ऊपर जो फूला हुआ जो पार्ट दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं फंडस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंडस बोलते हैं। ये आपका हो गया बॉडी पार्ट हो गया, यूटेरस का बॉडी पार्ट हो गया। और यह इसको हम बोलते हैं सर्विक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं। और यदि हम सबको एक एक के बारे में जानेंगे तो यह जो फंडस जो होता है, यह फूला हुआ पार्ट फंडस, यह क्या करता है, यह जो होता है ना, यह एक माँ के गर्भ का पहला ताज होता है। यह माँ के गर्भ का क्या होता है, ताज होता है। और यूटेरस में पल रही जो नई जिंदगी है उसकी पहली छत होती है। यानी यह फंडस क्या करता है, इस यूटेरस में पल रहे जो नई जिंदगी, यानी पल रहे जो जायगोट है, पल रही जो बेबी है, उसको बहुत ही अच्छे से एक्सटर्नली इसको प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। और फंडस वही जगह है, वही पार्ट है जो क्या करता है, जब बेबी डेवलप होके यानी एक जायगोट डेवलप होके एक जब बेबी बन जाता है तो इसको जब बर्थ होने वाला होता है तो फंडस से पहली बार उसको अब आगे की ओर भेजने के लिए मदद करता है। यानी फंडस क्या करता है, उस समय अपने आप को कांटेक्ट करता है, यानी सिकोड़ता है। और सिकोड़ने से क्या होगा कि बेबी में लगे जो प्लेसेंटा है वह निकलता है और वह ही बेबी में प्रेशर डालता है ताकि वह एक नई जिंदगी की ओर बढ़े,
ठीक है। तो यह फंडस, और एक बात जान लीजिए कि फंडस वही ऑर्गन है, ठीक है ना, जो एक डॉक्टर क्या करता है, यह फंडस के डेवलपमेंट से, फंडस के साइज के डेवलपमेंट से पता करता है कि यूटेरस में पल रहा जो बेबी है उसका डेवलपमेंट कितना हुआ है। ठीक है, तो यह है फंडस की कहानी। और यदि आगे बात करेंगे तो आगे है आपका ये यूटेरस का बॉडी पार्ट। अब यूटेरस के बॉडी पार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे 3 लेयर होते हैं। इस लेयर को हम बोलते हैं प्रीमेटेरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीमेटेरियम बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम बोलते हैं, मायोमेट्रियम बोलते हैं। और ये अंदर वाले जो लेयर होते हैं इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम बोलते हैं। आप यदि प्रीमेट्रियम के बारे में बात करेंगे तो प्रीमेट्रियम वही लेयर है जो यह यूटेरस के बाहरी साइड से क्या करता है, उसका प्रोटेक्शन करता है। क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है। मायोमेट्रियम का यदि बात करते हैं तो मायोमेट्रियम वही लेयर है जो क्या होता है, थिक होता है, जो क्या होता है, ठीक होता है। और यह जब बेबी, जो यहाँ पे पल रहा जो बेबी होता है, उसका जब बर्थ होने वाला होता है तब क्या करता है, यह मायोमेट्रियम अपने आप को सिकोड़ता है। और पहले मायोमेट्रियम क्या करता है, पहले मायोमेट्रियम क्या करता है, जैसे जैसे यहाँ पे पल रहा बेबी बड़ा होता है तो यह अपने आप को फैलाता है, अपने आप को एक्सपेंड करता है। और जब बेबी क्या करता है, बेबी पूरा यहाँ पे डेवलप हो जाता है, उसका बोर्न होने का समय होता है, उसका जन्म होने का समय होता है, तो यह मायोमेट्रियम क्या करता है, अपने आप को सिकोड़ देता है ताकि क्या कर सके, वहां पे प्रेशर क्रिएट कर सके। और प्रेशर जब क्रिएट होगा तभी तो वह बेबी जो है, वह नई जिंदगी जो है एक नए लाइफ की ओर बढ़ेगी। ठीक है, तब यहाँ पे क्या करता है मायोमेट्रियम, अपने आप को कांटेक्ट करके ये बेबी को बाहर निकालने में हेल्प करता है। और तीसरा यदि बात करेंगे एंडोमेट्रियम का, तो जी एंडोमेट्रियम वही यूटेरिन लाइन है, एंडोमेट्रियम वही यूटेरिन लाइन है जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन दोनों मिलके बहुत ही प्यार से इसको बनाते हैं, यानी इसका बनाते हैं, इसको सजाते हैं, संवारते हैं। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम में क्या होता है कि यदि हम देखें इधर फैलोपियन ट्यूब में देखें तो यहाँ पे ओवम आया था। ओवम क्या हुआ था, ओवम यहाँ पे फर्टिलाइज होने वाला था। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे जब ओवम इंतजार करता है अपने स्पर्म का, अपने साथी का, तब यहाँ पे इंतजार करता है, उसका करता है। जब यहाँ पे स्पर्म इसके साथ जाके नहीं मिल पाता तो ओवम यहाँ पे क्या करता है, अपने आप को डीजनरेट कर देता है, अपने आप को क्या करता है, डीजनरेट कर देता है। और यूटेरस में जो यहाँ पे यूटेरिन लाइन यानी एंडोमेट्रियम जो होता है, ये भी इंतजार करता है, अपना घर पूरा बना के अपने इंतजार में रहता है कि कब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होके एक नई जिंदगी यहाँ पे अपना बसेरा डालेगी और मैं उसको बहुत ही प्यार से अपने में समेटा हुआ, अपने में समेट के उसको बहुत ही प्यार से उसको पालूंगी, पोसूंगी। लेकिन यह इंतजार करते रहती है एंडोमेट्रियम। लेकिन जब क्या होता है, एक दिन तक, बहुत दिनों तक जब इंतजार करके यह थक जाती है, देखती है कि यहाँ पे कोई नई जिंदगी का बसेरा नहीं हुआ, तब एंडोमेट्रियम क्या करती है, अपने आप में रूठ जाती है, अपने आप में कमजोर महसूस होने लगती है और अपने आप को तोड़ देती है, अपने आप को तोड़ देती है। और तोड़ने के बाद फिर क्या होता है, यही एंडोमेट्रियम का लेयर एक ब्लीडिंग के रूप में यह बाहर आ जाती है और उसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से हम जानते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से हम जानते हैं, किस चीज के नाम से जानते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से हम जानते हैं। तो बात समझ में आया, यानी एंडोमेट्रियम यहाँ पे क्या होता है, एक थिक लेयर होता है जो यहाँ पे यदि जायगोट का इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो कुछ दिन के बाद एंडोमेट्रियम अपने आप को तोड़ देती है और टूटने के बाद फिर यह ब्लीडिंग के रूप में बाहर आ जाती है और उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से हम जानते हैं। बात समझ में आया। अब आगे बात करते हैं सर्विक्स का। यह सर्विक्स वही पार्ट है, वही ऑर्गन है जो यूटेरस के गेट के रूप में काम करती है।
यानी सिर्विक्स क्या करती है, जब इंटरकोर्स होने वाला होता है, जब स्पर्म का एंट्री होने वाला होता है, तब सिर्विक्स अपने गेट को खोल देती है और यहाँ पे जब जब जायगोट यहाँ पे बन के यहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो सिर्विक्स क्या करती है, अपने आप को बंद कर देती है, एकदम लॉक कर देती है, ताकि यहाँ से कोई प्रवेश ना कर सके और यहाँ जो पल रही जो नई जिंदगी है वह अच्छे से ग्रो कर सके, अच्छे से डेवलप हो सके। उसके बाद जब सिर्विक्स जब यहाँ पे पूरा बेबी बढ़ जाती है, जब बेबी ये डेवलप होके यहाँ पे जन्म लेने का टाइम होता है बेबी का, तो यह सिर्विक्स क्या करती है, अपने आप को फैलाती है, अपने आप को फैलाती है। 1 सेंटीमीटर फैलाएगी, 2 सेंटीमीटर फैलाएगी, 5 सेंटीमीटर फैलाएगी, 10 सेंटीमीटर तक अपने आप को पूरा फैलाती है और इसको बहुत दर्द होता है उस समय, इस सिर्विक्स को उस समय बहुत दर्द होता है, लेकिन वह सारे दर्द को सह जाती है। वह जानती है कि इसमें यह जो पल रहा जो एक जिंदगी, इसका बाहर आना बहुत जरूरी है, तब तो यह एक नई जिंदगी में अपना पहला कदम रखेगी और यह नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। इसी कारण यह अपने सारे दर्द को भूलकर इस नए जिंदगी को बाहर लाने में बहुत ही ज्यादा मदद करती है। यानी सिर्विक्स एक गेट की तरह होता है जो स्पर्म को एंट्री होने वक्त खुलती है। यहाँ पे यदि जायगोट का इम्प्लांट हो गया तो अपने आप को बंद कर देती है जब तक बेबी पूरी तरह से डेवलप ना हो जाए, और डेवलप होने के बाद फिर जब इसका बर्थ का समय आता है तो अपने आप को फैलाती है और फिर बेबी का यहाँ पे जन्म करवाती है। तो यह था आपका यूटेरस का पार्ट। अब चलिए आगे का पार्ट का बात करते हैं। आगे आप देखोगे तो आपका एक्सेसरी डक्ट में ही आपका शामिल था और एक पार्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं वेजाइना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेजाइना के नाम से हम जानते हैं। तो चलिए हम वेजाइना के बारे में हम बात करते हैं। आगे है आपका एक नया डक्ट जिसको हम बोलते हैं वेजाइना। जी हाँ, वेजाइना वही ऑर्गन है या वही रास्ता होती है जहां से इंटरकोर्स के टाइम स्पर्म इंटर करता है और बर्थ के टाइम फिर क्या करता है, बेबी इस नली के द्वारा बाहर आती है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होता है तो उस समय जो ब्लीडिंग का जो पासेज है वो भी इसी के रास्ते बाहर आती है। यानी यह वेजाइना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यानी यह एक रास्ता है जहां से सारे जो काम है नई जिंदगी के जो बीज है, बीज का अंदर जाना और नई जिंदगी का बाहर आना, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लीडिंग है उसका बाहर आना, वे सारे काम इसी के रास्ते द्वारा होता है। अब चलिए आगे बात करते हैं। आगे यदि हम बात करेंगे तो आगे यदि हम बात करते हैं तो आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का दूसरा पार्ट था जिसको हम बोले थे एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया बोले थे। अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आप यदि ध्यान से देखोगे तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको जनरली देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। आप यदि यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसको हम बोलते हैं मोन्स पबिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोन्स पबिस बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम, यह जो है इसको हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा बोलते हैं। लेबिया मेजोरा बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं लेबिया माइनोरा बोलते हैं। लेबिया माइनोरा बोलते हैं। और इसको हम बोलते हैं वेजिनल ओपनिंग बोलते हैं। वेजिनल ओपनिंग बोलते हैं। और यहाँ पे बात करेंगे तो इसको हम बोलते हैं क्लाइटोरिस बोलते हैं। और इसको हम बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग बोलते हैं। यूरेथ्रल ओपनिंग बोलते हैं। यह जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। ये क्या है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। आप यदि इसको बाहरी साइड से देखते हो तो बाहरी साइड से आपको यहाँ पे दिखेगा मोन्स पबिस दिखेगा। जो मोन्स पबिस में क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा थिक टिश्यू होते हैं, या क्या होता है, बहुत ही ज्यादा थिक टिश्यू होता है, जहां पे क्या होते हैं, पबिस हेयर ग्रो करते हैं, जो क्या करते हैं, बाहरी तरफ से यानी इसके अंदर जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसको यह बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्शन करने में मदद करता है। और यदि आप इधर का पार्ट्स करते हैं, इधर के पार्ट्स का बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा बोलते हैं। ये भी थोड़ा क्या होता है, थिक होता है, ये भी क्या होता है, थोड़ा थिक होता है। ये भी, इसमें भी क्या होते हैं, पबिस हेयर होते हैं, इसमें भी पबिस हेयर ग्रो करते हैं। यह जो लेबिया मेजोरा है यह लेबिया माइनोरा की बड़ी बहन की जैसा होती है। यह लेबिया मेजोरा इस लेबिया माइनोरा को प्रोटेक्शन करने में मदद करती है। यह लेबिया मेजोरा बोलती है अपनी बहन को कि लेबिया माइनोरा, तुम्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तुमको कोई भी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है, तुम्हारी बड़ी बहन यहाँ पे है, तुमका अच्छे से ख्याल रखेगी। और यह लेबिया मेजोरा क्या करती है, लेबिया माइनोरा को इन्फेक्शन, बैक्टीरिया और बहुत सारे डस्ट इस सब से क्या करती है, प्रोटेक्शन करने में मदद करती है। और इसको लेबिया माइनोरा को और एक इंस्ट्रक्शन देती है कि बाबू लेबिया माइनोरा, मेरी बहन, तुम बस क्या करना, तुम बस वेजिनल ओपनिंग के अंदर जो वेजिना है उसका अच्छे से तुम ख्याल रखना, उसका अच्छे से तुम ख्याल रखना। यानी लेबिया माइनोरा क्या करती है, लेबिया माइनोरा वेजिना का क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। लेबिया माइनोरा भी वेजिना को इन्फेक्शन, बैक्टीरिया से बचाने में मदद करती है। और यदि हम वेजिनल ओपनिंग का बात करेंगे तो वेजिनल ओपनिंग वही ओपनिंग है जहां से एक नई जिंदगी के रूप में यानी एक नई बॉर्न बेबी का आगमन होता है, यानी यहीं से नई बॉर्न बेबी का जन्म होता है। यहीं से इंटरकोर्स के टाइम क्या होते हैं, स्पर्म का एंटरिंग होता है, और यहीं से क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा ब्लीडिंग पासेज होता है। और यदि इसके ऊपर में बात करते हैं तो सबसे ऊपर में पार्ट जो होता है इसको क्लाइटोरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस बोलते हैं। यह क्लाइटोरिस एक बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है। जिस तरह मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पेनिस होते हैं, उसी तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्लाइटोरिस होते हैं, जो क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। और इसके नीचे का यदि हम बात करते हैं तो नीचे है आपका यूरेथ्रल ओपनिंग है। नीचे क्या है आपका, यूरेथ्रल ओपनिंग है, जहां से यूरिन का पासेज होता है। तो यह था आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। यदि आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में तीसरा पार्ट का बात करेंगे तो तीसरा पार्ट आपका क्या होता है, तीसरा पार्ट आपका होता है एक्सेसरी ग्लैंड होता है। क्या होता है, तीसरा पार्ट आपका एक्सेसरी ग्लैंड होता है, एक्सेसरी ग्लैंड। अब यह एक्सेसरी ग्लैंड का यदि हम बात करते हैं तो यह एक्सेसरी ग्लैंड तीन पार्ट में होते हैं। पहला को हम बोलते हैं बार्थोलिन बोलते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड बोलते हैं। और यही बार्थोलिन ग्लैंड को ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड के भी नाम से हम जानते हैं, ठीक है। और दूसरा यदि बात करते हैं तो दूसरा आपका होता है लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड। दूसरा क्या होता है, लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड होता है। और तीसरा का यदि हम बात करेंगे तो तीसरा होता है पैराउरेथ्रल ग्लैंड, पैराउरेथ्रल ग्लैंड, जिसको हम स्केनिज ग्लैंड के भी नाम से हम जानते हैं। अब इसको एक एक करके यदि बात करते हैं तो यदि बैर्थोलिन ग्लैंड का बात करते हैं तो बैर्थोलिन ग्लैंड क्या होता है, वेजिना के दोनों साइड में होता है।
वेजिना के दोनों साइड में होता है, जहां से म्यूकस का सिक्रेशन होता है। यानी बैर्थोलिन ग्लैंड क्या करता है, जब इंटरकोर्स होता है, स्पर्म का एंटरिंग होने का टाइम होता है, तब यह बोलता है कि अपने एक नए बीज का एंटरिंग होने वाला है, तो मैं अपने रास्ते, यानी यह ग्लैंड बोलता है कि मैं अपने ग्लैंड से म्यूकस का सिक्रेशन करूंगा ताकि वह स्पर्म आसानी से वहां पे क्या हो सके, अंदर प्रवेश कर सके। तो यह बैर्थोलिन ग्लैंड क्या करता है, वेजिना के दोनों साइड में होता है, जहां पे म्यूकस का सिक्रेशन करता है ताकि वहां पे क्या हो सके, मॉइस्चर हो सके, वहां लुब्रिकेट हो सके, वहां स्लिपरी हो सके। ठीक है। और यदि हम लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड का बात करते हैं, तो लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड वे यह जो बैर्थोलिन ग्लैंड होता है इसके जस्ट ऊपर होता है, इसके जस्ट ऊपर होता है। और यह लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड क्या करता है, ये भी म्यूकस का ही सिक्रेशन करता है, बस दोनों में फर्क इतना ही है कि यह जो बैर्थोलिन ग्लैंड जो होता है यह इंटरकोर्स के टाइम केवल म्यूकस का सिक्रेशन करता है, लेकिन यह लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड जो होता है यह क्या करता है, यह कंटिन्यूसली म्यूकस का वहां पे वेजाइना में सिक्रेशन करता है ताकि वेजाइना का जो रास्ता है वह लुब्रिकेंट रह सके, क्लीन रह सके, प्रोटेक्टिव रह सके। ठीक है। और यदि हम पैराउरेथ्रल ग्लैंड का बात करते हैं, तो पैराउरेथ्रल ग्लैंड वही ग्लैंड है जिसको हम स्किनेज ग्लैंड के भी नाम से जानते हैं कि पैराउरेथ्रल ग्लैंड कहाँ होता है, या उरेथ्रा के दोनों साइड में होता है। कहाँ होता है, यूरेथ्रा के दोनों साइड में होता है, यहां से अल्कलाइन फ्लूइड का सिक्रेशन होता है। या पैराउरेथ्रल ग्लैंड जानता है, क्या जानता है कि वेजाइनल का जो ट्रैक्ट है, वेजाइनल की जो रास्ता है वह थोड़ा होता है कैसा, एसिडिक मीडियम होता है। क्या होता है, एसिडिक मीडियम होता है। और यदि वहां स्पर्म का एंट्री एसिडिक मीडियम में हो गया तो स्पर्म के लिए हार्मफुल हो जाएगा। इसी कारण यह ग्लैंड क्या करता है कि बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी कारण यह अपने आप में एक अल्कलाइन फ्लूइड का सिक्रेशन करता है, और वही अल्कलाइन फ्लूइड क्या करता है, वेजिनल ट्रैक्ट में जो एसिडिक मीडियम है उससे जाके रिएक्ट करता है और उस रास्ते को न्यूट्रलाइज कर देता है। क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है ताकि वह एक बीज रूपी सेल जिसको हम स्पर्म बोलते हैं वह आसानी से वहां से जा सके और उसे किसी भी प्रकार का कोई हार्म ना हो सके। यानी हम बोल सकते हैं कि यह जो एक्सेसरी ग्लैंड जो होते हैं यह केवल ग्लैंड की भूमिका नहीं बल्कि यह वही ग्लैंड है जो क्या करते हैं कि रिप्रोडक्शन में जितने भी उनके रास्ते होते हैं सारे रास्ते को क्लीन और प्रोटेक्टिव बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब चलिए हम आगे यदि बात करते हैं तो आपका एक लास्ट ग्लैंड आपका बचता है, एक आपका लास्ट ग्लैंड बचता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यदि हम देखेंगे तो जिस ग्लैंड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वह केवल एक ग्लैंड नहीं बल्कि वह जगह है, वह जगह है जहां पे एक माँ क्या करती है, अपने प्यार लिक्विड फॉर्म में निकालती है, अपने प्यार को लिक्विड फॉर्म में निकालती है। जब एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगा के अपना दूध पिला रही होती है तो उस समय वह माँ क्या करती है, उस समय वह माँ उस बच्चे को केवल न्यूट्रिशन दे नहीं रही होती बल्कि उस बच्चे की उस नई जिंदगी की पहला आशीर्वाद दे रही होती है। अरे भले साइंस इसे सिक्रेशन मानता हो, भले साइंस इसे सिक्रेशन मानता हो, परंतु इमोशन के लिए यह एक माँ का सेक्रीफाइस और एक क्रिएशन होता है। जी हाँ, हम वही ग्लैंड का बात कर रहे हैं जिस ग्लैंड को हम बोलते हैं मेमरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं, मेमरी ग्लैंड बोलते हैं। यदि आप मेमरी ग्लैंड को देखोगे तो मेमरी ग्लैंड का कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है। यदि आप मेमरी ग्लैंड को बाहरी आउटर में देखोगे तो यहाँ पे होते हैं, आपका निप्पल होता है। क्या होता है, निप्पल होता है। और यह डार्क पार्ट जो होता है, इस डार्क पार्ट को हम बोलते हैं एरियोला बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, एरियोला बोलते हैं। अंदर की तरफ जाओगे तो यहाँ पे होते हैं आपका लेक्टिफेरस ट्यूबुलस होते हैं, लेक्टिफेरस ट्यूबुलस होते हैं। और इसी से जुड़े होते हैं बहुत सारे आपके लोब्स जुड़े होते हैं, बहुत सारे आपके मेमोरी लोब से जुड़े होते हैं। क्या जुड़े होते हैं, बहुत सारे आपके मेमोरी लोब्स होते हैं, मेमोरी लोब्स, बहुत सारे आपके मेमोरी लोब्स होते हैं। और प्रत्येक लोब्स में बहुत सारे आपके लोब्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, आपके बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं। यदि हम यहाँ पे बात करते हैं तो यह निप्पल के सहायता से ही क्या होता है, आपका मिल्क निकलता है। क्या निकलता है, मिल्क निकलता है। और यह जो एरोला जो होता है वही डार्क पार्ट है जिसके सहायता से एक बच्चे को अपनी इस माँ के निप्पल का इंडिकेशन उसको दिखाई देता है। यानी यही एरोला पार्ट से वह बच्चा पता करता है कि यहीं से हमको क्या करना है, मिल्क को अपने अपने अंदर लेना है। ठीक है, तो अब यदि इसके अंदर बात करेंगे तो इसको हम बोलते हैं लेक्टिफेरस ट्यूबुलस बोलते हैं, जहां से मिल्क यहाँ पे निप्पल तक जाता है। ठीक है, और यदि इंटरनल पार्ट में बात कर रहे हैं तो मेमोरी लोब्स होते हैं। अब यदि मेमोरी लोब्स को यदि हम यहाँ पे देखेंगे अलग से, यदि इसका स्ट्रक्चर को यदि हम देखेंगे तो यहाँ पे इसका कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है यहाँ पे, यानी इसके अंदर यदि देखेंगे तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर होते हैं, इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है जो यहाँ पे आपको लोब्स में दिखाई देंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसको हम बोलते हैं अल्वियोली सेल बोलते हैं, अल्वियोली सेल बोलते हैं। और इसको हम बोलते हैं ल्यूमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं। और इसको हम बोलते हैं मेमोरी डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेमोरी डक्ट, सॉरी मेमोरी डक्ट नहीं, इसको मेमोरी ट्यूबुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेमोरी ट्यूबुलस बोलते हैं। और इसको बोलते हैं मेमोरी डक्ट बोलते हैं, इसको मेमोरी डक्ट बोलते हैं। और इसको बोलते हैं एम्पुला बोलते हैं। ओके, और यहीं से आपका क्या जुड़ा रहता है, लेक्टिफेरस ट्यूबुलस जुड़ा रहता है। आप यदि यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यह एल्वियोली जो सेल होता है यहीं पे आपका क्या होता है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है। यही सेल से क्या होते हैं, यह फ्लावर लाइक जो स्ट्रक्चर आपका दिख रहा है वहां पे आपका एल्वियोली सेल क्या करता है, मिल्क का प्रोडक्शन करता है। और यह लुमेन में मिल्क स्टोर होते हैं प्रोडक्ट्स होके, और उसके बाद इस मेमोरी ट्यूबुलस के सहायता से आगे जाते हैं, फिर मेमोरी डक्ट के आगे जाते हैं, एम्पुला में जाते हैं। और एम्पुला में फिर इलेक्ट्रोफेरेस से होते हुए, इलेक्ट्रोफेरेस ट्यूबुलस से होते हुए निप्पल की सहायता से बाहर आते हैं, जहां पे क्या हो सके, एक माँ अपने बेबी को, अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा सके। आपका मेमोरी ग्लैंड। और यदि हम बात करेंगे इसमें दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं। पहला हार्मोन को हम बोलते हैं प्रोलैक्टिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोलैक्टिन बोलते हैं। जी, प्रोलैक्टिन वही हार्मोन है जहां से मिल्क का क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन होता है। यानी यही हार्मोन के द्वारा क्या होते हैं, मिल्क का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, यानी यही हार्मोन मिल्क के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। उसके बाद यदि एक और हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन बोलते हैं। यह हार्मोन क्या करता है, मिल्क के इजाकुलेशन में मिल्क के इजाकुलेशन में मदद करता है। यानी मिल्क को बाहर निकलने में यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, हेल्प करता है। तो आई होप छुटकू एंड छुटकियों यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। और इस चैनल में यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह एक बेहतरीन टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।